मैं देश के तमाम बीजेपी के नेताओं को ओपन चैलेंज करता हूं कि कोई अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट तो डालकर दिखाए कि राम का मंदिर उन्होंने बनवाया है। मैं आज इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि साल 2026 तक ये देश आर्थिक दिवालिया घोषित हो सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं। अपने देश से 13.3 लाख लड़कियां गायब हैं, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। आज देश बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। आज देश विश्वगुरु नहीं, देश पीछे जाता जा रहा है। हमारा देश बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। देश प्रगति नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि प्रगति कर रहा है, नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर के अंदर मौजूद हैं, वहां पर भी उन्होंने सिर्फ झूठ की बौछार करी। कह रहे हैं करोड़ों लोगों को हमने उनका पक्का मकान दे दिया। सरकार कभी भी आपसे महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, उस दिन जनता से वोट की जगह जूता मिलेगा इन्हें। इस देश को बर्बाद करने के लिए आज कोई न्यूक्लियर, कोई मिसाइल और किसी देश की जरूरत नहीं है। इस देश की सरकार ने वो काम कर दिया जो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हंगामा मचा, पूरे देश के अंदर जो है खुशियों का माहौल बना, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रही है कि राजनीतिक मुद्दा था, ये कोई राम मंदिर का उद्घाटन नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं हुई है। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा, जो अपनी बेबाकी के अंदाज से पूरे भारत के अंदर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है। मोहित जी, कैसे देख रहे हैं, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से भाजपा को फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भव्य श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारों शंकराचार्य की गैर मौजूदगी में उस कार्य को किया, लेकिन उसके बाद भी देश के तमाम लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और एक बहुत खुशी की बात है कि जो मुद्दा आप ये समझिए कि लंबे समय से चल रहा था, अब उस मुद्दे पर अंकुश लगाए। प्रभु श्री राम जो है वो अपने अयोध्या, अपनी जन्मभूमि वापस लौट गए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि देश के अंदर तमाम लोगों ने प्रेम, भाईचारे और स्वार्थ के साथ एक बार फिर इस दिवाली के अवसर को मनाया। प्रेम के साथ तमाम जगह पर, हर जगह पर हर्षोल्लास के साथ दीप प्रज्वलित किए गए। तमाम जगह पे आपने देखा लोगों ने भंडारे किए, तमाम चीजें करी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्य को एक इवेंट में तब्दील कर दिया, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। मैं अब पूछना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम तो अब अपने घर वापस आ चुके हैं, अयोध्या आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं अपनी गद्दी पे, अपनी कुर्सी पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन राजनेताओं को हम चुनकर लेकर आए थे, आज वो क्या कर रहे हैं? क्या मंदिर और मस्जिद के नाम पर ही वोट दिए जाएंगे? क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही वोट दिए जाएंगे? अभी मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल खोल के, तो अभी राम मंदिर का मुद्दा जो है वो अभी समाप्त हुए 2 दिन भी नहीं हुए। अब ज्ञानवापी का मुद्दा जो है वो चलने लग गया है, और ज्ञानवापियों को लेकर जो है टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था, या एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर? आपको एक बात बता देता हूं, इन सब चीज़ों के चलते महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब का मुद्दा कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। आपको बता दूं कि 13.3 लाख लड़कियां जो हैं वो इस देश से गायब हैं, और सबसे ज़्यादा लड़कियां जो गायब हैं, 1,60,000 के तकरीबन जो लड़कियां गायब हैं, वो मध्य प्रदेश से गायब हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। पहले भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश से गायब हुई लड़कियों के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर इतनी सारी लड़कियां गायब हैं, 13.3 लाख के समथिंग, और ये डेटा मेरे घर का नहीं है, ये डेटा है एनसीआरबी का, जिस डेटा को सरकार ने जारी किया, एनसीआरबी ने जारी किया, लेकिन सरकार इसके ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं है। एक और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो गया। प्रभु श्री राम किस लिए जाने जाते हैं? राम, एक बात मुझे बताइए, राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करा, तब वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। और जिस तरीके से उन्होंने रावण का वध किया, उन्होंने लंका तक की यात्रा करी सिर्फ स्त्री के सम्मान में, लेकिन अपने देश से 13.3 लाख लड़कियां गायब हैं, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। आज देश बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। विश्वगुरु बन रहा है मोहित शर्मा देश से लड़कियां गायब होती हैं और देश विश्वगुरु बनता है। कौन सी किताब पढ़ी है आपने, मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, जर्नलिज्म, मास कॉम की कौन सी किताब आपने पढ़ी है? आज देश विश्वगुरु नहीं, देश पीछे जाता जा रहा है। हमारा देश बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। देश प्रगति नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि प्रगति कर रहा है, नहीं। देश से लड़कियां गायब हो रही हैं, तो लड़कियां गायब होकर कहां जा रही हैं? अगर देश से कोई, ये तो है नहीं कि 1 या 2 लड़की गायब हुई हैं, 13 लाख लड़कियां गायब इस देश से हुई हैं। वो लड़कियां कहां गईं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। आज देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। कहीं टीवी चैनल खोलकर देख लो, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, और सरकार का एजेंडा फिक्स है,
राम मंदिर के नाम पर वोटों की भीख मांगेगी सरकार। जगह जगह सिर्फ राम मंदिर को लेकर चर्चा होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर के अंदर मौजूद हैं, वहां पर भी उन्होंने सिर्फ झूठ की बौछार करी। कह रहे हैं करोड़ों लोगों को हमने उनका पक्का मकान दे दिया। कौन से करोड़ों लोगों को आपने दे दिया? जिनकी तस्वीरें आप छपवाते हैं अखबार में, उनको तो मिलता नहीं। आप करोड़ों लोगों की बात कर रहे हो। करोड़ों लोगों को मकान मिला नहीं मिला उस बात की नहीं मैं कह रहा। करोड़ों लोगों का व्यवसाय उनसे छिन गया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और आज करोड़ों लोग इस देश के अंदर परेशान हैं। कोई महंगाई से, कोई बेरोजगारी से, लाखों लोग इस देश के अंदर भूख से मर रहे हैं। उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? एक तरफ जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती है, तो मतलब कैसे लड़ाई? मैं आपको एक चीज बताता हूं, विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष का कार्य है देश की जनता को अवगत कराना महंगाई से, बेरोजगारी से, सरकार की नाकामयाबी को जनता के सामने लाकर रखना। ये विपक्ष का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसका कर्म होता है। लेकिन एक बात मुझे यह समझ में नहीं आ रही है, जहां विपक्ष को ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, ईवीएम को लेकर जनता से बात करनी चाहिए, जनता से संवाद करना चाहिए और जनता को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए, लेकिन ईवीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा है विपक्ष। आज विपक्ष साइलेंट है। क्यों साइलेंट है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। देश के तमाम लोग, हम जैसे एडवोकेट जो सामने निकलकर जो है वो ईवीएम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी ईवीएम को लेकर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी, अगर आपने ईवीएम को लेकर चर्चा नहीं करी तो नरेंद्र मोदी जो इस बात को कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार जो बीजेपी कह रही है, वो हकीकत में कर देगी। वो इसलिए कर देगी और जनता को भी ये लगेगा कि मोदी जी जो आए हैं सत्ता में और 400 पार जो लेके आए वो राम मंदिर की बदौलत लेके आए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम मंदिर से देश की पूरी जनता खुश है, इस बात में नो डाउट। सब लोग अति प्रसन्न है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो एक लंबे समय से जो मुद्दा चल रहा था उस पर अब अंकुश लगा है। तो जनता अब ये सोच रही है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, इनके ऊपर अब सरकार चर्चा करेगी, लेकिन इनका जवाब है नहीं। सरकार कभी भी आपसे महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी उस दिन जनता से वोट की जगह जूता मिलेगा इन्हें। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है ना, हमने वो काम कर दिखाए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए हैं। एक बात मुझे बताइए, ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया और ऐसा कौन सा तीर चला दिया? मैं देश के तमाम बीजेपी के नेताओं को ओपन चैलेंज करता हूं कि कोई अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट तो डालकर दिखाए कि राम का मंदिर उन्होंने बनवाया है। मैं मान जाऊंगा भैया, ये लोग, मोदी जी की तस्वीर तो लग रही है ना। अरे मोदी जी कौन ले आएगा राम को? किसी की औकात है राम को लाने की? आप इस तरीके की बातें कभी ना करें। कोई इस सृष्टि पे मैं नहीं कर रहा हूं ये। नहीं जो चीजें मार्केट में, हम तो, अरे भैया मेरी बात सुनिए, मार्केट में कल को अगर कोई लौंडा ये कह देगा कि मैं अपने पिताजी को लेके आया तो आप मान लोगे? कोई बेटा अपने बाप को लेके आ सकता है क्या? लगाई जा रही है ना इस तरह। मैं आपसे कह रहा हूं तस्वीरें लगाने को क्या है? सरकार विज्ञापन के ऊपर चल रही है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चल रही है। मतलब फोटो की सरकार है क्या? फोटो की सरकार है, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। सरकार जितना पैसा ब्रांडिंग के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और इन दलाल पत्रकार को खरीदने के ऊपर खर्चा कर रही है, अगर उतना ही पैसा इस देश की जनता पर लगा दे तो देश प्रगति कर जाए। आज इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का विकास 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 सुन के आज कोई गली मोहल्ले में अपने बच्चे का नाम विकास नहीं धर रहा। उसको डर है कहीं बीजेपी वाले उठाकर ना ले जाएं इस विकास को, इसलिए कोई बच्चे का नाम विकास नहीं। एक दलाल पत्रकार का नाम, आप सही शब्दों का चयन करा। नहीं, दलाल पत्रकार नहीं है तो क्या है ये अमीश देवगन क्या है? दलाल पत्रकार। अरे और नहीं है तो और क्या है? सरकार की चापलूसी में इतना डूब जाते हैं कि ये क्या बोलते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता। जो पत्रकार, और बहुत सारे पत्रकार हैं, एक नहीं है बहुत सारे पत्रकार हैं। नेशनल टीवी का आज की डेट में एक नया नाम है और दलाल पत्रकार की श्रेणी, ये आप समझ लीजिए। ये सरकारी पत्रकार हैं, ये याद रखिए, सरकारी पत्रकार। हाँ जी, ये सरकारी पत्रकार है जो सरकार की कभी भी नाकामयाबी को नहीं दिखाते, सिर्फ जो सरकार जो हिंदू मुसलमान करती है उसको दिखाते हैं जी। लेकिन लड़ाई कैसे खत्म कैसे हो पाएगी, इसका क्या रास्ता निकलेगा? देखिए लड़ाई 2024 का तो चुनाव बिल्कुल सामने आ चुका, बहुत कम वक्त बचा। मैं आज इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि साल 2026 तक ये देश आर्थिक दिवालिया घोषित हो सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं इस देश के अंदर एक पढ़ा लिखा और जागरूक नागरिक हूं। मैं जान रहा हूं कि देश की स्थिति क्या है, कैसे देश के ऊपर डे बाय डे कर्जा बढ़ता जा रहा है। आज 181% का कर्जा इस देश के ऊपर बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया ये पता नहीं है कि जनता को आप ये समझिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर ऐसा पागल कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने कि मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान के आगे इस देश की जनता को अब कुछ नजर आता ही नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। सरहद पर शहीद होता जवान नहीं दिखता, खेत में आत्महत्या करता किसान नहीं दिखता, और
बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त इस देश का इन्हें नौजवान नहीं दिखता। सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन से हिंदू और कौन से मुसलमान की आप राजनीति कर रहे हैं? आपकी पार्टी की एक नेता मक्का मदीना तक जा रही हैं, आपकी पार्टी के नेता दरगाह शरीफ पे चादर चढ़ा रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं को टिकट मिलती है, मुस्लिम नेता मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद आप इस देश की जनता को जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पहले आपने एक मुद्दा बड़े तेजी से उठाया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज हिंदू राष्ट्र गायब इस देश से। आपने कहा हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, वो मुद्दा इस देश से गायब। आपने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो मुद्दा इस देश से गायब। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द हो सकता है कि फरवरी के दौरान किसान जो है वापस से धरने पर बैठ जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, किसान बहुत जल्द धरने पर बैठ सकते हैं, ये बात मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का कारण ये है कि जिस तरीके से हमारे देश का किसान परेशान है और लगातार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिमांड कर रहा है, लेकिन सरकार अभी तक एमएसपी लागू करने को तैयार नहीं है। सरकार से कहो तो सरकार कह देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा पर एक यात्रा पर अंकुश नहीं है। प्रधानमंत्री लाखों करोड़ों रुपए का उनका खर्चा है, कभी उनके ड्रेस का खर्चा, कभी उनके मेकअप का खर्चा, करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री पे खर्चा है, करोड़ों रुपया इवेंट पे खर्चा है। लेकिन जहां बात किसान की आ जाए, जहां बात जवान की आ जाए, वहां सरकार कहती है कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आपने क्रिकेटर को बुलाया, आपने हीरो को बुलाया, हीरोइन को बुलाया, लेकिन जो इस देश के रियल हीरो थे वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर थे। इस देश के रियल हीरो, मैं पूछना चाहता हूं, कौन से कर्नल को, कौन से मेजर को और कौन से आर्मी ऑफिसर को आपने इस समारोह में बुलाया? जरा मुझे बताइए। आपने हीरो को तो बुला लिया, ये हीरो हैं, ये इस देश के हीरो हैं। जो असली हीरो है, जिसकी वजह से आप और मैं अपने घर में सुरक्षित खड़े हैं, वो असली हीरो को एक को भी नहीं बुलाया। उनको बुलाया जाना नहीं चाहिए था क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? लेकिन सरकार सिर्फ उनको हीरो समझती है जो सरकार की गुलामी करते हैं। जैसे कंगना रनावत 24 घंटे सरकार के पक्ष में बयान देती हैं। 2014 में आजाद हुई हैं। जी हाँ, वो 2014 में आजाद हुई हैं। ये लोग शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे वीरों को अपमानित करने का काम करती हैं। एक बात मुझे बताइए, शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा उन्होंने इस देश के लिए, और ये कहते हैं कि आज़ादी हमें साल 2014 में मिली है। इस तरीके के मूर्ख लोग ना इस देश के अंदर रहने के काबिल नहीं है। असल में पाकिस्तान तो इन जैसे लोगों को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर मूर्खों की ज्यादा तादाद है, वहीं पे इनको भेजा जाना चाहिए। चलिए, लेकिन मोहित शर्मा, एक आखिरी सवाल ये होगा, जिस तरीके से शोभा यात्रा जो मुंबई में निकली, मीरा रोड की आपने तस्वीरें देखी होगी, और अब से 2 साल पहले दिल्ली के अंदर भी शोभा यात्रा को लेकर जो है पथराव हुआ था, लोगों घरों को बुलडोज किया गया था। अभी भी जो है वो लगातार मुंबई में बुलडोजर जारी है। तो क्या लग रहा है कि सरकार तमाम इंसाफ जो है वो बुलडोजर से? आप एक बात मुझे देखिए, वो जो तमाम वीडियो जो मुंबई के मीरा रोड से निकलकर जनता के सामने आई हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसके अंदर आपको एक चीज आएगी कि इसके अंदर 18 से 28 साल के नौजवान इसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो एक बात आप समझिए, जिन नौजवान के हाथ में कलम, कॉपी और किताब होना चाहिए, आज उनके हाथ में डंडे, लाठी और भाले हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार जिस एजेंडे पे कार्य कर रही थी, सरकार का एजेंडा और मकसद अब सफल होता नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने इस देश के नौजवानों को आज विद्यालय से निकालकर उनको दंगे में लगा दिया। आज इस देश के अंदर ये समझिए एक समुदाय को लेकर कट्टरता इतनी बढ़ गई है, तमाम जगह से वीडियो आई सामने। एक बात मुझे बताइए, प्रभु श्री राम सिर्फ मंदिर में नहीं, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, हर जगह विराजमान है, हर जगह। आपको एक बात बता देता हूं, ईश्वर सिर्फ एक है, अल्लाह सिर्फ एक है, सबका मालिक एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ केवल एक है। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मस्जिदों के बाहर और तमाम जगह पर आप हौ हल्ला कर रहे हैं, भैया एक बात आप मुझे बताइए, मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लगाने से क्या होगा? कोई फायदा थोड़ी है मस्जिदों के बाहर जय श्री राम के नारे लगाने से। दूसरी बात यह कि राम का मंदिर बनने से सबको खुशी है, और तमाम जगह पे मुसलमानों ने भंडारे भी करे, तमाम जगह पे शोभा यात्रा के ऊपर फूल भी बरसाए, और मुसलमानों ने हमें बधाई भी दी, बहुत सारे मुस्लिम से बधाई दी कि भैया आपको राम मंदिर की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको शुभ दीपावली, लोगों ने ये तक लिख के भेजा। तो बहुत सारे लोग खुश थे और हमने उनको रिप्लाई भी दिया इस चीज़ का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 18 से 28 साल के जो नौजवान हैं, जिनके बीच दंगों की इतनी जो है वो आग उत्पन्न हुई कि वो आपस में ही लड़ बैठे, इस देश को बर्बाद करने के लिए आज कोई न्यूक्लियर, कोई मिसाइल और किसी देश की जरूरत नहीं है। इस देश की सरकार ने वो काम कर दिया जो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों ने इस काम को
आप ये समझिए 40% किया था, बीजेपी ने इसको 100% कर दिया। अंग्रेजों ने वही नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, और बीजेपी भी आज वही कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मोहित शर्मा, तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिए। मोहित शर्मा ने कहा विपक्ष का जो असल काम है, विपक्ष को वो करना चाहिए, यानी कि लोकसभा चुनाव सामने है तो उसका मजबूती से मुकाबला करना चाहिए था और लड़ाई लड़नी चाहिए थी अगर देश को कुछ बदल कर दिखाना है। लेकिन लगातार जो है सरकार जो दावे कर रही है, अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करता है तो सरकार के वो दावे यानी कि 400 पार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें सफल हो जाएगी। वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।